हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमाकांत तिवारी है। कैरियर स्किल अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेफ्रिजरेशन साइकिल, विंडो एसी के अंदर कैसे काम करता है और कौन कौन से कंपोनेंट का क्या क्या काम है वो समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पे सबसे जो पहला कंपोनेंट है, जो मेन रेफ्रिजरेशन साइकिल में अपने 4 कंपोनेंट पढ़े थे, कंप्रेसर, कंडेंसर, कैपिलरी जिसे हम एक्सपेंशन डिवाइस भी कहते हैं, और कूलिंग कॉइल जिसे हम एवोपरेटर भी कहते हैं। तो सबसे पहला है ये कंप्रेसर जी। ठीक है, कंप्रेसर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी है और मैकेनिकल इक्विपमेंट भी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे आपको टर्मिनल मिल जाएंगे, प्लस इसके अंदर आपको 2 पाइप दिखेंगी। एक तो होती है डिस्चार्ज लाइन जो कि पतली है, और ये जो मोटी लाइन है वो है सक्शन लाइन। ठीक है, जिससे गैस वापस कंप्रेसर में आएगी और यहाँ से गैस जो है वो कंप्रेसर से बाहर जाके कंडेंसर में आएगी। तो कंप्रेसर का जो मोस्टली जो काम होता है वो होता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को यानी वेपर को सक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेसर में शक करना, देन उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट करके कंडेंसर में भेजना। तो जनरली आपको पहचानने में इजी होगा, जो मोटी लाइन है वो सेक्शन लाइन होगी जिधर लो प्रेशर रहेगा। ठीक है, और जो डिस्चार्ज लाइन होगी वो हमेशा पतली रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमें प्रेशर मेंटेन रखना है। अगर मैं इस लाइन को मोटी कर देता हूँ तो प्रेशर यहीं पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, रुक नहीं जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अगर प्रेशर कम कर दिया तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें प्रेशर लगातार मेंटेन रखना है, तो हम पाइप का साइज क्या है लगभग सेम रखते हैं। ठीक है, दूसरा जो सेक्शन लाइन पहचानने का जो तरीका है वो है कि जो चार्जिंग लाइन होगी जिससे आप गैस चार्जिंग करते हैं या आप मेंटेनेंस करते हैं, सर्विस करते हैं, वो सब किससे होगी, सेक्शन लाइन से। तो ये जो आपको देख रहे हो एक्स्ट्रा पाइप है, ये चार्जिंग है। ठीक है, ये चार्जिंग लाइन है, ये जुड़ी भी किससे है, कनेक्ट सक्शन लाइन से। ठीक है, कभी भी डिस्चार्ज लाइन पे आपको कभी भी चार्जिंग लाइन नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया ये जी। हाँ, अब ये डिस्चार्ज लाइन से गैस फ्लो होते हुए ये सीधी आएगी इस कंडेंसर में। ठीक है, हमें इतना पता है जो हमने रेफ्रिजरेशन साइकिल में पढ़ा है, क्या हमें अगर गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो हमें उसकी हीट को क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा, जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और नॉर्मली वर्ड में बोले तो कंडेंस करना, यानी इसको ठंडा करना। तो इस पार्ट का नाम भी क्या रखा है हमने, कंडेंसर, जो ये प्रोसेस लगातार करेगा। ठीक है, हमने यहाँ एक फैन लगा रखा है जो कि बहुत एफिशिएंटली इसको ठंडा करेगा। तो ये फैन जब चलेगा, ठीक है, कंडेंसर फैन जब चलेगा तो ये जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस और वेपर जो यहाँ पे आ रहे हैं, ये क्या होगा, बाहर की जो एटमॉस्फेयर एयर है इसको खींचेगा और इस कंडेंसर के ऊपर डालेगा। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गर्मियों में अप्रोक्स 40 डिग्री 45 डिग्री रहेगा, और कंडेंसर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 80 डिग्री के नियर बाई चला जाएगा, क्योंकि हमने जब प्रेशर बढ़ाया था कंप्रेसर से तो इसका टेम्परेचर भी क्या हुआ, हाई हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से। ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का अगर बराबर टेम्परेचर आ तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो अगर हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो क्या गैस लिक्विड में बदल पाएगा, नहीं बदल पाएगा। ठीक है, तो हमें जनरली क्या करना होगा, कंडेंसर का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज्यादा रखना होगा। तो जब ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इस कंडेंसर से टकराएगा तो इसकी हीट लेके बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हीट का नियम है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाएगी। तो अभी हवा का टेम्परेचर तो लो था, वो कंडेंसर से टकराई तो कंडेंसर ने अपना जो कुछ हाई टेम्परेचर था वो उस हवा में निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो अल्टीमेटली जब कंडेंसर ठंडा होगा तो इसके अंदर जो गैस फ्लो हो रही है वो भी क्या होगी, ठंडी होगी, और वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं हाई प्रेशर वार्म लिक्विड। यानी कंप्रेसर से जब बाहर निकला था तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस था, तो वो गैस ठंडा हुआ, हमने पाइप की साइज में कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो हमारा प्रेशर मेंटेन है, यानी हाई प्रेशर का तो हाई प्रेशर ही है, जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो गई है, और वो ना तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जितनी ठंडी है और ना पहले जितनी गर्म रही है, ये हो रही है गुनगुनी, जिसे हम कहते हैं वार्म लिक्विड। ठीक है, ये हाई प्रेशर वार्म लिक्विड आएगा कैपिलरी में। ये जो आपको पतली सी ट्यूब दिख रही है, ये कौन सी ट्यूब है, कैपिलरी, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, एक्सपेंशन डिवाइस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले साइज पाइप की बड़ी थी, फिर पतली पाइप हुई, यानी बहुत ज्यादा पाइप का साइज छोटा कर दिया, देन वापस बड़ी पाइप में इसको
फैला दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो इससे होगा क्या, ये जो गैस है जो लिक्विड फॉर्मेशन में है वो आगे जाके क्या होगी, एक्सपेंड होगी, यानी फैलाव होगा। फैलाव होगा तो उसका दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही दबाव कम होगा तो जहाँ पे दबाव कम होता है वहां पे टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब जो हाई प्रेशर था उसको हमने लो प्रेशर में कन्वर्ट कर लिया। तो लो प्रेशर कन्वर्ट करते ही टेम्परेचर भी क्या चला जाएगा, लो हो जाएगा। अब लिक्विड है, लिक्विड का टेम्परेचर कम किया है तो बॉयल तो होगा नहीं, तो लिक्विड लिक्विड ही रहेगा। तो जब कैपिलरी के बाद में जब गैस बाहर निकलती है जो कि कूलिंग कॉइल यानी एवोपरेटर में जाएगी, उस टाइम पे उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर रहेगा वो दोनों लो होगा और वो लिक्विड कंडीशन में यानी लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। जहां पे अप्रोक्स टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री आ जाएगा, माइनस में नहीं जा रहा है, प्लस में ही रहेगा, 5 से 7 रहेगा। क्लियर है? देन ये आएगा एवोपरेटर में, जिसे हम कहते हैं कूलिंग कॉइल। अब एवोपरेटर का मतलब क्या है, एवोपरेट करना। एवोपरेशन मतलब हो गया, एवोपरेट करने का मतलब हो गया लिक्विड को हीट देके गैस में चेंज करना। ठीक है, जो कि अपन ने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में आता है। ठीक है, अब जब ये लिक्विड इस कूलिंग कॉइल में आएगा, इस एवोपरेटर में आएगा, तो यहाँ पे जो ब्लोवर चल रहा है वो रूम की हवा खींचेगा। किसकी हवा खींचेगा? रूम की हवा। ठीक है, अब रूम का टेम्परेचर कितना होगा, मान लो बाहर एटमॉस्फेयर का अगर 45 डिग्री है तो रूम का टेम्परेचर 30-32 डिग्री आपको मिलेगा आसपास। ठीक है, और आपने टेम्परेचर जो कूलिंग कॉइल का है वो कर रखा है 5 से 7 डिग्री। तो जब ये रूम की हवा को खींचेगा, ये कूलिंग कॉइल यानी एवोपरेटर से टकराएगी। तो जनरली अब रूम की हवा हो गई है गर्म और एवोपरेटर का टेम्परेचर है कम। वापिस यहाँ पे वही सिद्धांत लगेगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये जो हवा है ये अपनी हीट किसको दे देगी, एवोपरेटर को दे देगी, यानी कूलिंग कॉइल को दे देगी। तो जब ये हवा यहाँ से अंदर आएगी तो हवा का टेम्परेचर कम होगा या बढ़ेगा, कम हो जाएगा। यही टेम्परेचर का कम हवा, जो कम टेम्परेचर की जो हवा है वो हमें रूम में वापस मिल जाएगी। और अल्टीमेटली जब आप जो ये हवा है अपनी हीट को कूलिंग कॉइल को दे दी, अपनी जो हीट है वो किस में ट्रांसफर कर दी, कूलिंग कॉइल में। और कूलिंग कॉइल के अंदर क्या है, लिक्विड। अब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा, यानी अल्टीमेटली हमने लिक्विड को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, गैस, यानी वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वही वेपर इस सेक्शन लाइन यानी ये मोटी वाली लाइन से कलेक्ट होते हुए ये आती है इस एक्यूमुलेटर में। किसमें आती है, जो कि एक कंप्रेसर का पार्ट है। ये एक्यूमुलेटर आपको केवल और केवल रोटरी कंप्रेसर के साथ देखने को मिलेगा। एक्यूमुलेटर का काम है, इन केस जैसे जैसे धीरे धीरे रूम में कूलिंग होती जाएगी, एवोपरेटर के अंदर बॉइलिंग प्रोसेस कम होता जाएगा, यानी लिक्विड जो है वो काफी बार लिक्विड की कंडीशन में ही रह जाता है, क्योंकि आपको पता है उसको हीट नहीं मिल रही प्रॉपर, क्योंकि रूम ठंडा होता जा रहा है लगातार, तो हीट इतनी प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो जो रोटर है, जो ये रोटरी कंप्रेसर है, इसके अंदर रोटर लगा होता है, और जो लिक्विड है वो डायरेक्ट रोटर पे अगर चला गया तो रोटर को खराब कर देगा, यानी रोटर जो है वो लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकता, वो केवल किसको करेगा, गैस को कंप्रेस करेगा। अब अगर लिक्विड आ गया तो ये कंप्रेसर को खराब करने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये सबसे पहला आएगा एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर क्या करेगा, इस लिक्विड को और फैला देगा, लिक्विड इकट्ठा होगा, और ये क्या है, बाहर लगा हुआ है, यानी रूम के बाहर का पोर्शन। तो ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे गर्म है जी, तो ये उस लिक्विड को क्या करेगा, और हीट करके वेपर में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये वेपर इस कंप्रेसर के रोटर पे जाएंगे ताकि रोटर खराब ना हो या कंप्रेसर खराब ना हो। ठीक है जी, ये वापस आएगी कंप्रेसर में, कंप्रेसर वापस इसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करेगा और इसको वापस कंडेंसर में भेजेगा। ये सर्कुलेशन लगातार चलता जाएगा, जिसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब चाहे विंडो एसी हो, चाहे स्प्लिट एसी हो, चाहे डक्ट हो, चाहे नॉन डक्टेबल हो, एचवीएसी हो, चिलर प्लांट हो, जहां पे भी कूलिंग प्रोसेस यूज हो रहा है वहां पे मोस्टली ये प्रोसेस चलेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रीजन नहीं, क्योंकि इनके अंदर जो रेफ्रिजरेंट डल रही है, हम उसे रेफ्रिजरेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपने कम टेम्परेचर और कम प्रेशर पे अपनी अवस्था यानी अपनी स्टेज को बदल लेता है। जैसे कि कंडेंसर के अंदर गैस एंड टू एंड लिक्विड में चेंज हो रही है, और एवोपरेटर के अंदर लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, यानी अपनी अवस्था बदल रही है। हमने केवल प्रेशर को कम या ज्यादा किया है, जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर का फर्क मिल रहा है। और अगर कूलिंग कॉइल में अगर किसी भी वजह से
लिक्विड फॉर्मेशन नहीं आ पाता है तो वहां पे कूलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो जनरली हम कहते हैं कि अगर गैस कम है, गैस कम होने की वजह से कूलिंग नहीं होती है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे अगर गैस कम होता है तो स्टार्टिंग की जो 3-4 लाइनें होती है उनके ऊपर बर्फ जम जाएगी। ठीक है, गैस कम होने की वजह से जी। अब होगा क्या, लिक्विड आ रहा है पर कम क्वांटिटी में आ रहा है, प्लस उसका प्रेशर है कम प्रेशर है, उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो माइनस टेम्परेचर में चला जाएगा। और यहीं पे जितना भी लिक्विड है वो जो स्टार्टिंग की जो कॉइल्स है उसके अंदर ज्यादा बॉइल होगा तो वो आसपास की हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उस हीट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। इस वजह से इसके ऊपर बर्फ जमना चालू हो जाएगा। दूसरी काफी बार ये प्रॉब्लम आती है, गैस तो एक्यूरेट है बट फिंस बैंड है या फिर इनके अंदर डस्ट चौक हो रखी है, तो क्या एयर सर्कुलेशन हो पाएगा इसका? नहीं हो पाएगा। एयर सर्कुलेशन नहीं हुआ तो ना तो कंडेंसर की हीट प्रॉपर बाहर निकली और ना कूलिंग कॉइल को प्रॉपर हीट मिल रही है। तो उस कंडीशन में भी काफी बार इसके ऊपर बर्फ जमने का चांस यानी फ्रॉस्ट जमने का चांस रहता है। तो वो किस वजह से, क्योंकि एयर फ्लो बंद हो रखा है। किसी वजह से अगर एयर फ्लो बंद होता है तो जो इसके अंदर का जो लिक्विड है वो अपना आसपास से ज्यादा हीट खींचने की कोशिश करेगा और कूलिंग कॉइल के ऊपर मॉइस्चर जमता है, मॉइस्चर से वो ज्यादा से ज्यादा हीट खींचने की कोशिश करेगा और वो मॉइस्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में। यानी जो पानी है, मॉइस्चर का मतलब पानी है, वो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये हम आगे धीरे धीरे क्लासों में हम कंप्लीट करेंगे। तो जनरली ये जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है और जो गैस है इनको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इनको एकदम सेपरेट रखा गया है। ये वाला हिस्सा रूम के अंदर की साइड में रहेगा और बाकी हिस्सा रूम के बाहर रहेगा। तो स्प्लिट एसी में केवल ये जो ड्यूल शाफ्ट मोटर है जिसकी एक साइड में ब्लोअर जुड़ा हुआ है और एक साइड में कंडेंसर फैन जुड़ा हुआ है, इसको आप काट दो, बीच में साधा आधा कर दो, कूलिंग कॉइल और ये ब्लोअर ये अंदर ले लो और बाकी सारा पार्ट बाहर कर दो। अब दो हिस्सों में बांट दिया, हम कहते हैं स्प्लिट करना। किसी भी चीज को दो टुकड़ों में बांटना मतलब स्प्लिट करना। तो विंडो एसी के भी दो टुकड़े कर दो, आउटडोर अलग कर दो, इंडोर अलग कर दो, ये स्प्लिट एसी हो गया। तो इंडोर में कूलिंग कॉइल, ब्लोअर मोटर और पीसीबी अंदर आ गई और बाकी सारा सिस्टम क्या हो गया, बाहर चला गया। ठीक है, अब लिक्विड लेके आना है तो कैपिलरी के बाद में एक डिस्चार्ज लाइन जोड़ दी जाती है जिसे हम लिक्विड लाइन बोलते हैं। वो आके वो ऑपरेटर के अंदर लिक्विड को फैला देगा, वहीं से वापस सेक्शन लाइन जाएगी जो कि आउटडोर के अंदर कनेक्ट होगी और उससे डायरेक्ट कंप्रेसर जुड़ा हुआ होगा, वहां पे 2 वाल्व लगा दी। तो ये जब स्प्लिट एसी में अपन कवर कर लेंगे ये चीज, पर प्रोसेस अगर दोनों की देखोगे तो वो सारी सेम ही है, कूलिंग एक ही तरीके से करेगी। ठीक है, तो इस टाइप की अगर और भी कोई इंक्वायरी हो आपकी तो आप जरूर संपर्क करें, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। और आपको अगर ट्रेनिंग्स लेनी है, क्लासेस लेनी है तो आप यहाँ पे एक बार आके विजिट कीजिए। थैंक यू।